हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइलर क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन। अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखी है, लेक्चर नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखिए और फिर मेरे साथ क्वेश्चंस कीजिए। तो हरियाणा SCS 2023 की हम सर्व ज्ञान सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम अच्छे से अपने तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे रिजल्ट हैं, जो साइनिंग स्टार है हमारे हरियाणा SCS प्रीवियस रिजल्ट है, तो ये अब आपकी बारी है। आप अपना नेक्स्ट आपने देखना है। तो ये बहुत सारे उन्होंने मैसेजेस भेजा है नेक्स्ट। और मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रयास SCS प्रीलिम कंप्लीट कोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आप लोगों के लिए आपका जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट करेगा। स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया एशियन हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, और स्ट्रक्चर्ड वे में। नेक्स्ट और भी कोर्सेज है हमारे, जैसे इंडियन इकोनॉमी, हरियाणा GK, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब कोर्स दिया तो सीरीज भी, टेस्ट सीरीज भी है हमारा। तो टेस्ट सीरीज देखिए, संकल्प हमारा टेस्ट सीरीज है, SCS टेस्ट सीरीज। ओके, तो ये भी आप ज्वाइन कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी आप टेस्ट देते हैं, जैसे कि पहले इसको मैं बता देती हूँ कौन कौन से टेस्ट सीरीज हैं। ज्योग्राफी, एशियन, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हरियाणा GK, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर एंड करंट अफेयर सेकंड, सब मिलेगा आपको स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, GS फर्स्ट और GSET फर्स्ट सारे आपकी सीरीज मिलेंगे। इसमें से बेनिफिट क्या है कि आप जब टेस्ट करेंगे तो उससे आपका जो भी परफॉर्मेंस है और स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका टोटल एनालाइज करके आपका लीडर बुक बनेगा और उसमें आप अपने आप को देख सकते हो आप कहाँ स्टैंड करते हो। ऐसे हम बुक्स ले लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कितना परफॉर्मेंस ऑल ओवर द इंडिया से यहाँ पे हैं लोग, तो आप कंपेयर कर पाओगे कि आपकी तैयारी कैसी है। तो हमारे साथ जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट ये आपका लीडर बुक, टेस्ट एनालिस्ट होगी, रैंकिंग, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, राइट। अब प्रयास और हमने संकल्प को ज्वाइन करके सर्व ज्ञान किया है, मतलब कि आपको कोर्स प्लस सीरीज दोनों मिलेंगे। और एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि 75% फर्स्ट 50 यूजर के लिए हमने 75% ऑफ दिया है। तो जल्दी से आ जाइए, इतना कुछ हम दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आप मेरे साथ क्वेश्चंस कीजिए। पहले लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर देखिए एंड देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए मेरे साथ, रीड करके एंड जल्दी से कमेंट सेक्शन पे आंसर दीजिएगा। तो कोर इन्फ्लेशन इज डिफाइंड। अब कोर इन्फ्लेशन क्या है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडलाइन। तो कोर और हेडलाइन में क्या फर्क है, पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन में है, जैसे कि हमें पता है कि हम बास्केट ऑफ करेंसी को लेते हैं एंड देन हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं। 1-2 दिन प्राइस इंक्रीज हुआ, उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहते। जब कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस एंड जो जितने भी गुड्स है, मल्टीपल गुड्स की जो प्राइस में राइज हो रहा है, हम उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब कि इकोनॉमी में जितने भी गुड है, फूड है, फ्यूल है, क्लोथ है, बेवरेजेस है, सबको अगर हम उसका इन्फ्लेशन निकालेंगे तो वो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। बट कोर इन्फ्लेशन में जब हम फ्यूल एंड फूड को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इससे आपको हिंट मिल गया, जल्द क्वेश्चन कीजिए। तो आपका जो आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा इसका आंसर है हमारा D। जैसे कि कोर इन्फ्लेशन मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आपको आता है, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, स्टूडेंट, द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ एस्टिमेटिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडिया में
कौन सा इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है? तो फर्स्ट है आपका ऑप्शंस है हमारे पास प्राइस इंडेक्स, बी ऑप्शन होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल। देखिए ये क्वेश्चन आते हैं और कितना इजी है, और देख ही लीजिए कि मल्टीपल एग्जाम से सब में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एक गुड है जो पास ऑन होता है प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, ये गुड पास होता है। जब होलसेलर से प्रोड्यूसर से होलसेलर पे गुड्स जाता है तो हम उसको बोलते हैं PPP, PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। जब होलसेलर से रिटेलर पे जाता है तो हम उसको बोलते हैं WPI, होलसेलर प्राइस इंडेक्स। जब रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाता है तो हम CPI बोल देते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो पहले ये तो हमारे इंडिया में होता ही नहीं है, ये USA में होता है। हमारे में WPI एंड CPI दोनों कैलकुलेट होते हैं, बट इसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे देखा गया कि 2014, जैसे कि मैंने उसमें भी आपको बताया था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने अप्रैल 2014 रघुराम राजन के द्वारा 2014 में CPI लाया गया। तो हमारे इंडिया में क्या होता है, आपको हिंट मिल गया, फिर भी आप आंसर कीजिए। प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो योर आंसर इज सी। इंडिया में 2014 के बाद CPI मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले मैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन में क्यों लेके आई, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट, भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, करेक्ट इनकरेक्ट देखते नहीं है और आंसर जंप करते हैं। तो पहले सबसे एक स्टूडेंट, आप एग्जाम देने जाते हैं, हमें सब कुछ आता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अच्छे से क्वेश्चन को नहीं देखते और हरी में हम क्या करते हैं, आंसर गलत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट पूछा है, इनडायरेक्ट, ओके, इनडायरेक्ट पूछा है तो करेक्ट पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं, मेरे साथ देखिए। इन्फ्लेशन इंडिकेट द राइज, इसमें से एलिमिनेट करना है जो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन नहीं है। तो नहीं है, देखिए, इन्फ्लेशन इंडिकेट द राइज इन द प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटी ऑन द पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। अच्छा, ये लग रहा है, चलिए आगे देखते हैं। द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी मैं प्रीवियस, चलिए ये हिंट भी हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं, जल्दी देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। फॉर सम कमोडिटी रिटेल प्राइस आर आल्सो कंसीडर फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, रिटेल प्राइस, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट गोइंग, ये पे हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पे होलसेलर, यहाँ पे रिटेल, ये आप हाईलाइट कर लेंगे तो आपको इजी लास्ट में बार बार आपको क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन प्राइस ऑफ बास्केट, ये भी सही लग रहा है। रिटेल तो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। इन्फ्लेशन रेट गोइंग डाउन एंड डज नॉट मीन द प्राइस आर डिक्लाइन। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको डिसइन्फ्लेशन बताया था, अगर आपने लेक्चर देखा होता ये भी आपको पता होता। तो फ्रेंड्स, आपका जो आंसर है वो क्या है, बी, क्योंकि अभी हमने देखा आफ्टर 2014 हम WPI पे इन्फ्लेशन को मेजर नहीं करते, हम किस पे मेजर करते हैं, CPI पे। ओके, तो हमें सब आ रहा है, आगे हम मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं, तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, कैन कॉजेस एंड इंक्रीज बाय द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, मेरा मोटिव ये क्वेश्चन लाने का इसलिए था क्योंकि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है वो सिखाना है। तो याद रखिएगा, जैसे अब डिमांड ये आ गया एंड ये आ गया इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ऐसे याद रखिएगा। एंड इसको देखते हुए हमने क्वेश्चन को देखना है।
और एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट करना है। एलिमिनेशन मेथड से आपका क्या होता है, टाइम बचता है। जो आप 2 मिनट में क्वेश्चन करते हैं वो आप 30 सेकेंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कैसे, मेरे साथ सॉल्व कीजिए। फर्स्ट है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट होता है जिससे इनकम इंक्रीज होती है। अब इनकम इंक्रीज होगा तो क्या, डिमांड तो इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, ये हो सकता है। इसको सही करिए। फिर फिस्कल स्टिमुलस, ये वर्ड देखिए बहुत आई कैचिंग वर्ड है। इसको आप प्रीलिम्स मेंस में अगर राइटिंग में लिखते हैं तो बहुत आई कैचिंग, इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होता है। तो फिस्कल स्टिमुलस से क्या होगा, अगर गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर स्टिमुलस करेगी तो उससे भी इनकम इंक्रीज होती है। इनकम इंक्रीज मीन डिमांड इंक्रीज। चलिए, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेज, मतलब कि वो वेज जो इन्फ्लेशन के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि एक फेमस जो अलाउंसेस है, डेयरनेस अलाउंसेस, वो क्या होता है, इन्फ्लेशन के साथ वेज इंक्रीज होता है। इसके बारे में भी हम किसी वीडियो में लेके आएंगे। फिर हायर परचेजिंग पावर। हायर परचेजिंग पावर से क्या होगा कि ज्यादा परचेजिंग पावर है तो क्या इससे इंक्रीज होगी। चलिए आगे देखते हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इसको मैं आपको डायग्राम से कराऊंगी। अब डिमांड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे राइजिंग क्या है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, याद रखिएगा, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग ऑलवेज। जब हम डिमांड को क्या करेंगे, यहाँ डिमांड यहाँ सप्लाई, तो जब हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो रहा है, डिमांड राइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे इनकम ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। क्या इससे क्या हो रहा है, मनी सप्लाई रिड्यूस हो रही है या मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो इसको और डिटेल में इसका जो आंसर है आप जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, ये आंसर है कैसे। अब फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल जिससे इनकम डिमांड इंक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्या है, करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट स्टिमुलस मतलब वो क्या कर रही हैं, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन कर रहे हैं। डिमांड और जॉब क्रिएशन मींस डिमांड इंक्रीज। फिर इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग, इससे क्या हो रहा है, डिमांड फुल बिकॉज दे आर एडजस्टेड। मैंने आपको बताया डेयरनेस अलाउंसेस एडजस्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो हमारा थर्ड इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ करेक्ट, क्योंकि परचेजिंग पावर मतलब डिमांड इंक्रीज मींस परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या हो गया है, मनी सप्लाई इंक्रीज है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। फिफ्थ इनकरेक्ट है, इसकी वजह से, क्यों, जब राइज होगा इंटरेस्ट रेट तो मनी सप्लाई रिड्यूस होता है। ओके, मनी सप्लाई क्या हो रहा है, रिड्यूस। जब इंटरेस्ट रेट, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज होगा तो क्या होगा, हमारा मनी सप्लाई कम होता है। तो ये नहीं है, तो आगे हम इसका आंसर क्या है, 1। होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आपने एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ये स्क्रीन पे है, जल्दी से कीजिए इसको। मैं आपको 2 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्टेप हैज प्रूव रिलेटिवली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द डबल डिजिट रेट। डबल डिजिट हमें पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, माइल्ड इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, हेडलाइन क्या हाइपर इन्फ्लेशन, ग्लैपिंग इन्फ्लेशन। तो डबल डिजिट कहाँ पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेंगी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करते ही आपको अच्छे से वो चीज समझ आएगा, टाइम बचता है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट स्टेप टू क्या होगा, कंट्रोलिंग डबल डिजिट। अब डबल डिजिट हमें पता है कि डबल क्या हो गया, 10 से अबव, यही है। तो कैसे होगा, फर्स्ट है एनहांस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कंज्यूमर गुड्स। अगर क्या करेंगी, एनहांस करेंगी प्रोडक्शन को कंज्यूमर गुड्स से, तो ये डबल डिजिट क्या होगी, टैकल हो सकता है। सेकंड है स्ट्रीमलाइनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सब लोगों को क्या देनी है, गुड्स दे रही है, तो इससे क्या डबल डिजिट के टैकल होगा। ओके, नेक्स्ट है परसुइंग
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी जिससे एक्सपोर्ट क्या हो, ओरिएंट हो, परसुइंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेनिंग बजटिंग डेफिसिट एंड अनप्रोडक्टिव, क्या इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए डेफिसिट बजट अपनाएगी या सरप्लस बजट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। इसका आंसर है स्टूडेंट्स डी क्यों है कि गवर्नमेंट को हमेशा इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए सरप्लस बजट अपनाना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि जो ये डेफिसिट है वो कौन सी अथॉरिटी है जो डेफिसिट को कंट्रोल करती है। इसको हम बजट में करेंगे, जो बेसिक बजट्स आपका लेक्चर होगा उसमें हम अच्छे से करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर है, अभी हमने जो बजट करना है उसमें जो अलग अलग होता है, लेकिन कौन सी अथॉरिटी है जो बजट डेफिसिट को डिसाइड करती है। तो एक क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर सरप्लस बजट होता तो ये क्या होता है, सही जाता, लेकिन यहाँ डेफिसिट है तो आपका डी आंसर है, राइट। इससे भी क्या हो रही है, ज्यादा प्रोडक्शन, तो सप्लाई आ रही है तो डिमांड को कंट्रोल करेंगी। स्टिमुलेट पब्लिक, लोगों को क्या गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी लगा रही है, उससे भी लोगों के पास क्या होगा, इनकम होगा। तो इससे टैकल हो सकता है, लेकिन जो डी है उससे टैकल नहीं हो सकता। नोट कर लीजिए, अभी के अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरप्लस बजट लाया जाता है, ठीक है। इसको हम किसी लेक्चर में अच्छे से हम करेंगे, तो इसलिए बता रहे हैं, लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब यहां से देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या करेक्ट है। मैंने ये पढ़ा रखा है, प्लीज इसको देखिए, मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, वो लेक्चर देखिए, आपको ये क्वेश्चंस हार्ड नहीं लगेंगे। तो पहले क्वेश्चंस लेक्चर देख के आइए, देन क्वेश्चंस कीजिए। तो नहीं, हम देखते हैं कंज्यूमर, जैसे कि अब मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब रिटेलर कंज्यूमर से डील करता है तो क्या वो गुड और सर्विसेज दोनों करता है। ऑप्शन 2, ये क्या ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन। और ऑप्शन 3 जो है, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन व्हाइल फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई। इनमें से क्या आंसर, जल्दी से आप दीजिए आंसर। तो इसका आंसर जो है, आंसर सी है, बट इसमें एक याद रखिएगा, आंसर आपका सी है। वो कैसे है, चलिए हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो हमें पता है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट किस किस में है, अच्छा तीनों में है। इट कंप्यूटेड बाय नहीं है, सेकंड आपका नहीं है, याद रखिएगा, हम एलिमिनेट कर ले। तो थर्ड जो सेकंड है वो क्या नहीं है, जो सीपीआई है वो कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एनएसओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक। अभी नोट कीजिए, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो हमने सेकंड को एलिमिनेट कर देना है। अब देखिए सेकंड कहाँ ये है। थर्ड क्या होता है, इट इज टेकन एज द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन व्हाइल फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई तो करती है। तो आपका आंसर जो है वो क्या है, सी है। समझ आ गया होगा, होप क्लियर हो रहे हैं आप सबके कंसेप्ट। आगे देख लीजिएगा, ऐसे अप्रोच से अगर आप स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आई गारंटी कि आपकी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन 7 पे मूव करते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब इसको भी पढ़ लेते हैं। द वेटेज, क्या वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर सीपीआई इज हायर देन इट होलसेल प्राइस। वेटेज, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि वेटेज सीपीआई का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू होल सेल प्राइस इंडेक्स। सेकेंड ऑप्शन है, द WPI डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज, जो WPI कोई कैप्चर नहीं करता सर्विसेज, अच्छा, विच CPI डज, ओके। RBI Bank of India has now adopted WPI as it take measure of inflation and to decide on changing the key policy rate। क्या RBI ने CPI की जगह has now adopted WPI, उन्होंने क्या WPI अडॉप्ट किया है
की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन द चेंजिंग द की पॉलिसी रेट। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर है आपका ए। वो कैसे? ए आंसर देखिए 1 और 2। तो जो है आरबीआई, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया था कि 2014 से हमारा आरबीआई है वो सीपीआई देखता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मंथली बेसिस या वीकली बेसिस सीपीआई कैलकुलेट होता है, डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट है ऑन द बेसिस ऑफ मंथली बेसिस या फिर वीकली बेसिस, ये कमेंट कीजिएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा क्या है? सही है, डब्ल्यूपीआई नहीं, हम सीपीआई करते हैं सिंस 2014 से। ओके, तो आपका आंसर ए है। एक्सप्लेनेशन आई एम रिपीटिंग अगेन कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 8th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, ये बहुत देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि क्विक आपको आंसर आ जाएगा, इसमें आपको सेकंड्स भी नहीं लगने चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग आउट द होलसेल प्राइस डब्ल्यूपीआई डाटा इन इंडिया। तो डब्ल्यूपीआई को कौन सी मिनिस्ट्री क्या करती हैं, देखती हैं, मेजर करती हैं? चलिए ऑप्शन 1 क्या? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जिस किसी ने भी मेरा लेक्चर देखा होगा इसको आंसर आ जाएगा, ये कोई डिफिकल्टी नहीं है और ये भी क्वेश्चंस आते हैं, देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं। तो इज योर आंसर इज वी। कौन सी देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया बी। देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चले आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। अब हमें क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीपीआई इंडेक्स हमारे इंडिया में नहीं होता, बट कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि ये नहीं है इंडिया में तो हम नहीं कर, लेकिन इसको भी हमने पढ़ना है। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं क्लियर करना चाहूंगी, यहाँ पे एक वर्ड होगा एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल। टोटल क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया, कुछ भी आएगा तो टोटलिटी मतलब P इंटू Q। ठीक है, पूरे क्वांटिटी और प्राइस कितना लग रहा है वो टोटल हो जाता है। एवरेज में हम देखते हैं पर यूनिट आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, पर यूनिट कॉस्ट क्या लग रहा है, सब कुछ देखते हैं, वो एवरेज होता है। मार्जिनल चेंज मतलब कि जब अगर एपी, हम एग्जांपल एवरेज प्रोडक्ट को लेके चलते हैं तो एपी हमारा क्या हो जाता है? टीपी अपॉन क्यू, कि एक कमोडिटी को बनाने में कितना प्रोडक्शन रेवेन्यू आ रहा है या कॉस्ट लग रहा है या यूटिलिटी आ रही है। ओके, नेक्स्ट मार्जिनल। अब होता है मार्जिनल चेंज कि मान लीजिए कि लेक्चर देखने से पहले आपको इतनी नॉलेज नहीं थी, आफ्टर लेक्चर देखने के बाद आप में चेंजेस क्या हुआ, तो क्या होगा? मार्जिनल चेंज। तो अब मुझे बताइए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो कि प्रोड्यूसर एंड होलसेलर के बीच में होता है वो क्या होगा? एवरेज होगा, चेंज इन प्राइस, या मार्जिनल चेंज इन प्राइस, या चेंज इन टोटल चेंज इन प्राइस? जल्दी से आंसर दीजिए। अब मैंने इतने सारे हिंट दे दिया तो आपको आंसर आना चाहिए। योर आंसर इज ए। वो कैसे? कि जो प्रोड्यूसर होता है वो पर यूनिट, एवरेज मीन्स पर यूनिट देखता है। तो इसको डिटेल से थोड़ा कर लेते हैं। एवरेज चेंज इन प्राइस, एवरेज पर यूनिट, कि एक जो प्रोडक्ट है उससे कितनी, उसका कितना कॉस्ट, उसकी कितनी क्वांटिटी, उसका कितना यूटिलिटी, पर यूनिट देखा जाता है। तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आइदर दे लीव द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट है, ठीक है, इसमें चेंज नहीं देखेंगे। पीपीआई बोलते हैं दे एंटर द प्रोडक्शन प्रोसेस, और ये फाइनल गुड नहीं है, याद रखिएगा। अब जो रेडी टू कंज्यूम होता है उस गुड को हम फाइनल बोलते हैं, जो अभी प्रोसेसिंग में है उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेशनल इनकम में, ये क्वेश्चन आएगा आपका, नेशनल इनकम में क्या इंटरमीडिएट गुड्स काउंट होते हैं या नहीं। ओके, सो खुश हो जाइए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाले, इसमें से क्वेश्चन होता क्या है, असर्शन एंड रीजन।
असर्शन क्वेश्चन कि आप पहले देखिएगा, इस क्वेश्चन को टैकल करने का मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो पहले देखिए असर्शन है, दूसरा है रीजन। तो असर्शन देखिए कि ये स्टेटमेंट सही है, रीजन देखिए ये क्या स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा में यहाँ क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जो असर्शन है क्या वो रीजन को रीजन में भी बोला गया है, क्या रीजन असर्शन से क्या कनेक्टेड है, इसका रिलेशन है, फिर वो। तो सबसे पहले हमने देखना है कि असर्शन स्टेटमेंट सही है, फिर रीजन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉजेस बाय शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई। जब सप्लाई में शिफ्ट होगा, सप्लाई मैंने आपको बताया था, सप्लाई ऑलवेज, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, सप्लाई ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन एंड डिमांड ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये याद रखिएगा, डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए चेंज इन, यहाँ पे चेंज इन सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन होता है। अब ये है कॉस्ट। शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टेक प्लेस बिकॉज इंक्रीज इन वेज रेट। अब यहाँ पे भी सप्लाई की बात की गई हुई है और वो किसकी वजह से, इंक्रीज इन वेज रेट। वेज रेट की वजह से क्या सप्लाई में शिफ्ट होता है। दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, क्या इस स्टेटमेंट को इससे रिलेट हो रहा है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर ए है। अब आंसर तो पता चल गया ए है, क्यों, देखिए अब शिफ्ट करेंगे। अब सप्लाई को देखिएगा, सप्लाई को देखिएगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व व्हाइल इंक्रीज इन वेज इज द रीजन फॉर लेफ्ट एंड डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। तो जब इन्फ्लेशन होता है, हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किया था, जब कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो डिक्रीज इन सप्लाई। अब मुझे बताइए डिक्रीज इन सप्लाई कैसे होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। पहले हमारी यहाँ पे प्राइस थी, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करते वहां हमें प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड कर दीजिए। जब इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो हो गया इकोनॉमी में इन्फ्लेशन। तो यही तो बोल रहे हैं, तो यही क्वेश्चन सही है, सही है। तो कॉस्ट की वजह से सप्लाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब इधर जाता तो राइट वर्ड बोलते, इधर गया है तो लेफ्ट वर्ड बोल दिया। तो इसी के साथ आज की क्लास हम एंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया। तो लेक्चर एंड प्लस आप क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर हम ऐसे ही अपने कोर्सेज में आपको प्रोवाइड कराएंगे, उससे आपके कंसेप्ट और भी क्लियर होंगे और आपके प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा। तो आप QR स्कैन करके हम कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस PDF को आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए कोर्स। थैंक यू। जो भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जाते जाते सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो मिलेंगे, तो इसका इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए आपके पास। तो थैंक यू।